सो हेलो ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नया साल स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी ले लिया होगा, जैसे कि इस साल में ये करने वाला हूं, इस साल में ये करूंगा। तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस आप लोगों ने ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में स्टूडेंट्स की लाइफ भी यही है, डिसिप्लिन और रेजोल्यूशन से भरी हुई, क्योंकि आपको डिसिप्लिनली स्टडी भी करना है और नए रेजोल्यूशन, जैसे कि नए साल अपने साथ साथ नए चैलेंजेस लेकर आता है, उन चैलेंजेस को हैंडल भी करना है, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी देखना है। तो यही चीज आपकी स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, देखो जेईई और बोर्ड या फिर नीट, आप किसी की भी प्रिपेयर कर रहे हो, चैलेंजेस तो हर चीज में है, चैलेंजेस तो हर चीज में है ना, ऐसी तो कोई चीज नहीं है जिसमें चैलेंज ना आए। और न्यू ईयर के साथ साथ जो आपका पिछले ईयर में बीत गया सो बीत गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2020-25 आपके लिए अच्छा हो, अभी ये कामना तो मेरी है, लेकिन उसको अच्छा बनाना या ना बनाना वो सब आपके हाथ में है। कैसे? अगर आप आज तैयारी करेंगे, आप आज मेहनत करेंगे, तो वो आपके आने वाले कल को बेहतर करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और छोटी सी चीज एक ये है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो किसी और पे डिपेंड वैसे भी नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। मैं या कोई और आपको सिर्फ थोड़ी बहुत सलाह दे सकता है, कुछ बता सकता है या फिर कुछ समझा सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी सारी चीजें आपके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। टाइम कैसा चल रहा है कैसा नहीं वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे अभी मेरा भी थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, या फिर किसी और का और भी खराब चल रहा हो, किसी का मुझसे भी बहुत ज्यादा खराब हो, या फिर किसी का बहुत अच्छा चल रहा हो, तो वो तो टाइम की बात है कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। लेकिन उन सब चीजों को छोड़ के आपको एक साथ अभी अपने प्रेजेंट में जीना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जनवरी अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई का, क्योंकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे इतने परसेंटाइल है, ये कॉलेज मिल रहा है। वो अगर आपको क्लियर हो जाए ना कि मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, या फिर कॉलेज भी नहीं मिल रहा तो मैं कम से कम सेफ तो हूँ। अगर जो मेरा ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे एटलीस्ट कॉलेज तो मिल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो भी बड़ी बात होती है। फिर आप जेईई एडवांस की तरफ सोच सकते हैं, अगर आपका ये वाला अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है। और जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं भी होता है तो भी आपके पास चांस तो है ही सेकंड वाले में, ठीक है। लेकिन अभी आप पूरा अपना ट्राई करो, बिना ये सोचे, बिना कोई घबराए कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं डे नंबर 8, क्योंकि अभी आप जानते हैं डे 7 तक हमने 105 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम 120 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और आज हमने जो चैप्टर्स लिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, और दूसरा है आपका सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोनों छोटे चैप्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जेईई मेंस में ये आएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, आराम से समझेंगे। न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव में से, तो उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मोलर aqueous solution of an electrolyte A2B3 is ionized 60%. The boiling point of the solution at 1 atmosphere is KbH2O equals 0.52 kg per mole, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस को पढ़ के कैसे आपको ट्राई करना है, उसका सबसे बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो ही आप ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है ना। ये 2 चीज हमेशा पता होनी चाहिए, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे मुझे ये पढ़ के समझ आ गया सॉल्यूशन से। दूसरा, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। कौन सा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्पीड तेज लग रही होगी क्योंकि 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं हमें 50 मिनट या 1 घंटे में, तो स्पीड थोड़ी सी आपको तेज ही रहेगी, क्योंकि रिवीजन टाइप ही है ये। हम क्वेश्चंस जो कर रहे हैं वो इसी टाइप से कर रहे हैं कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि आपको भी एग्जाम में 1 ही मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। सो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैलिटी दे दिया है,
क्या दे दिया है? मोलैलिटी। तो जो चीज दे दी है पहले मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है। फिर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला क्या होता है वैसे फॉर्मूला आपका, डेल्टा टीबी इक्वल्स आई डॉट के बी डॉट एम, यानी मोलैलिटी, ठीक है। एम बोलते हैं किसको? मोलैलिटी को। और मोलैलिटी हमें गिवन है, मोलैलिटी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है? आई। आई क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेंगे ए टू बी थ्री की। ए टू बी थ्री किस में टूटेगा? आप देखो 2a प्लस 3b, और चार्ज क्या आ जाएगा इन दोनों पे? इसका चार्ज इस पे यानी +3, इसका चार्ज इस पे यानी कि -2, ठीक है। यहां तक समझ आया इक्वेशन? कैसे लिखा मैंने? 2a प्लस 3 प्लस 3b -2। अब देखो इसमें क्या लिखना है मुझे, इसमें मुझे दिया है अल्फा इक्वल्स टू 60/100 कितना हो जाएगा? 0.6। 60% मतलब अल्फा कितना हो गया? 0.6, ठीक है। तो ये देखो अब 0 पे, t इक्वल 0 टाइम पे इसका कितना बन रहा था? 1 बन रहा था, और इसमें कुछ नहीं बन रहा था, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0 ये था 1 और ये कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो एट टाइम t उसमें क्या होगा? 1 माइनस अल्फा बनेगा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, और यहाँ कितना बनेगा? अल्फा इंटू 2 यानी 2 अल्फा, यहाँ अल्फा इंटू 3 यानी 3 अल्फा। ये समझ आता है ना आपको? केमिकल काइनेटिक्स में भी आप पढ़ चुके हो। अब इन सब में देखो वैल्यूज पुट अप कर लो। 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा? 0.4। 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा? 0.4, ठीक है। 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना? 0.6, ये कितना आ गया? 1.2, और ये 1.8, ठीक है। 1.2 1.8। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स होगा 0.4 प्लस 1.2 प्लस 1.8, तो 3.4, ठीक है। कितना आ गया? 3.4। ये समझ आया आपको 3.4 कैसे आ गया? जो भी हमारा बना था एट टाइम टी पे उस सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आई इक्वल्स 3.4। ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर आ गया। इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आई, एम हमारे पास है ही, के बी भी हमारे पास है। तो यहां से अब देखो डेल्टा टी बी कितना आ जाएगा आपका? आई है 3.4 इंटू के बी कितना है हमारे पास? 0.52, ठीक है, इंटू एम मोलैलिटी कितनी है? 1 इंटू 1, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना कैसे कैसे किया है? इन सब की वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया है। अब देखो डेल्टा टी बी कितना आ गया? 3.4 इंटू 0.52 करेंगे लगभग कितना आता है? 1.7 से थोड़ा ज्यादा, 1.75 या 1.76 कुछ इस टाइप से, ठीक है। इतना पता चल गया केल्विन में। अब डेल्टा टीबी क्या होता है आपका? डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। अब ये टीबी नॉट क्या होता है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है आपका वैसे? 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में उसको चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन, ठीक है। तो टीबी यहां से आ जाएगा कितना? ये उधर जाके प्लस हो जाएगा टीबी के लिए, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना टीबी के, तो कितना हो जाएगा? 1.76 प्लस कितना था? 373, ठीक है ना। इसका वाटर का कितना होता है? 373, और उधर जाके प्लस हो गया टीबी के साथ, डेल्टा टीबी के साथ, ठीक है। तो 1.76 प्लस 373, तो यहां से टीबी कितना आ गया? 374.76 केल्विन, ठीक है। सॉल्व करने पर कितना आ गया आफ्टर सॉल्विंग? 374.76। तो इसमें आंसर चेक कर लो आप, तो थर्ड वाला आंसर आपका हो जाएगा 374.6 केल्विन, ठीक है। तो एक और बार समझा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। देखो जरूरी नहीं कि जेईई मेंस में आ ही जाए, एक बार आ चुका है तो हर बार आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो कि इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। 2b3 को तोड़ेंगे किसमें? 2a प्लस 3 प्लस 3b माइनस 2। ये बेसिकली रिएक्शन को लिख दिया। अब देखो t इक्वल 0 पे यहाँ 1 बन रहा था तो यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। एट t इक्वल्स t पे या t टाइम पे क्या हुआ? 1 माइनस एल्फी डिसोसिएट हुआ, 1 माइनस एल्फी, और यहाँ पर कितना बनेगा? 2 अल्फा। क्यों? यहाँ पर 2 मोल्स ले रखे हमने, यहाँ 3 मोल्स ले रखे थे, 3 अल्फा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 60% यानी 0.6, तो यहाँ कितना आएगा? 0.4, यहाँ 1.2,
यहाँ 1.8, इन सबको जोड़ दो, आई आ जाएगा वांट ऑफ फैक्टर हमारा 3.4। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, I.kb.m, ठीक है, तो वैल्यूज पुट अप कर दी, उसके बाद डेल्टा टीबी निकाल दिया। और डेल्टा टीबी क्या होता है आपका, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, ये इसका डिफरेंस होता है ना इन दोनों के बीच में, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। अब टीबी नॉट कितना था, 373 केल्विन होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको उधर ले आएंगे, इससे ऐड कर देंगे आंसर। तो आप देख सकते थे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इसमें, वो आपको थोड़ा बहुत देखना होगा। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज एडेड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, और डेंसिटी भी गिवन है, देखो डेंसिटी भी गिवन है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज रिड्यूस फ्रॉम 5.51 टू 5.03 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो कह रहा है कि मतलब इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है फिर 5.51 से 5.03 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास, निकालना क्या है हमको, मॉलिक्यूलर मास, और वो कौन सा होगा, जो सॉल्यूट होगा, क्योंकि इन दोनों में हमने मिक्सिंग किया है। सॉल्यूशन में दो चीज होती है, सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट तो बेंजीन है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, बेंजीन, ये तो पता चल गया पढ़ने से ही, ठीक है। और बेंजीन के लिए क्या क्या चीज दे रखी है, वी बी लिख देता हूं, ठीक है, बेंजीन के लिए तो वी बी लिख दो या फिर वी सॉल्वेंट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हो। डेंसिटी दी है इसकी 0.879, ठीक है। अभी यूनिट छोड़ के मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं इसका, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट इज रिड्यूस टू डेल्टा टी एफ, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे, 5.51 माइनस 5.03 कितना आ गया, 0.48, ठीक है। डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, क्योंकि देखो टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही आता है, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही आएगा, चाहे उसे केल्विन में भी चेंज कर लो। व्हाट इज द कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर मास, और के एफ हमें गिवन है 5.12। अब देखो एक फॉर्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टी एफ का क्या होता है, क्या होता है, के एफ डॉट एम, ये होता है ना, और यहाँ एम क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी अब यहाँ पर, मोलैलिटी, ठीक है। तो यहाँ साइड में मैं मोलैलिटी निकालता हूं, ठीक है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अपॉन में क्या होता है आपका, जल्दी बताओ, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इक्वल्स मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, या बेंजीन का, बेंजीन का जो वेट आएगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं बेंजीन का, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रो इक्वल्स एम अपॉन वी होता है, तो एम क्या आ जाएगा, रो इंटू वी होता है, एम रो इंटू वी होता है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। मोलैलिटी हम इससे निकाल देंगे, मोलैलिटी हम इससे निकाल देंगे और यहां रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे तो हम मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच रहनी है यहाँ पे। ये कितना है, 0.48, देखो दोनों तरफ मैं कर रहा हूं। के एफ कितना है हमारे पास, 5.12 इंटू में एम, तो यहां से एम कितना आ गया, 0.48 अपॉन 5.12, ठीक है। सॉल्व करो इसे, ये देखो यहां से जीरो ले लो उधार, 0 पॉइंट एक और जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि 4 पॉइंट आ रहा है, तो 0.0 करा तो 48 बन गया। 5.12 को 48 से काटो कितना आएगा, लगभग 9 आएगा, लगभग 9 आएगा, 9 5 45। मैं अभी इतना ही लेता हूं इसको, 0.09 ही, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। तो मोलैलिटी मुझे मिल गई है, ठीक है, मोलैलिटी मुझे मिल गई कितनी। और एक चीज और, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, कितना होगा, वॉल्यूम इनटू रो, यानी रो कितना है हमारे पास 0.879 इंटू वॉल्यूम था 50 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ml में है तो उसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट में करना पड़ेगा फिर बाद में, या फिर 10 की पावर -3, तो दोनों चीज में आप कर सकते हो जैसे मर्जी आप चाहो, ठीक है। या तो यहां मत करो या वहां लिख दो,
ठीक है, इसमें यहाँ 10 की पावर -3 कर दोगे तो वहां नहीं करना पड़ेगा, ये फायदा है। ये कितना आ जाएगा देखो, 5 8 जा 40 होता है, 5 8 जा कितना होता है 40, 45 आएगा क्या, नहीं 9 में आता है वो, 43 पॉइंट या 44 ले लो आप, 44 इंटू 10 की पावर -3 इतना ले लो, और इसको यहाँ पुट कर दो डायरेक्टली, इसको यहाँ पुट कर दो। मोलैलिटी कितनी निकली थी हमारी 0.09 इंटू यहाँ पर कितना आ रहा है 44 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है। लेकिन ये किस में आ रहा है, ग्राम्स में आना चाहिए, तो इसको 10 की पावर -3 को काट भी सकते हैं, ये कितना बन जाएगा +3। अब इसको n2 कर दो पूरे को, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नहीं सही है 10 की पावर -3 तो रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, और ये कितना होता है m/m होता है, m/m होता है ये, ठीक है। ये कितना आ गया, पूरा सॉल्व करो, 44 इंटू 10 की पावर -3 कितना हो गया 44 की मल्टीप्लाई जब हम 0.09 में करेंगे, उससे पहले इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये कट जाएगा, देखो अभी मुझे याद आया, इसकी वैल्यू जो है वो इससे डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगी, तो m की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखूंगा 0.643, ठीक है 0.643। गिवन मास गिवन था ना, मास गिवन था सॉल्यूट का, उससे ये देखो डायरेक्टली कट रहा है, ठीक है। 0.1 हटाओगे यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा, ये लगभग 7 टाइम्स जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। इसको हटाएंगे तो 0.9, तो 1 10 ज्यादा आएगा यहाँ पे, तो 70 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 70, और मोलर मास कैसे निकालेंगे, उधर ले जाओ और इस वाले को नीचे ले आओ, ठीक है। 70/44, और ये 10 की पावर -3 घूम के 10 की पावर 3 हो गया ऊपर, 70/44 इंटू 10 की पावर 3 कितना आ गया 70/44, सॉल्व करो तो 1.5 से तो ज्यादा आएगा, क्योंकि 66 हो जाएगा, तो 1.55 कुछ आएगा, 1.55 इंटू 10 की पावर 3 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो पूरे को, एक सेकंड, हमने शायद 0 की गलती की है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो आप मेरे साथ, देखो यहाँ 0.009 था, यहाँ था ऊपर 0.643, अपॉन में 0.09 को चेक करो, यहाँ पर से ले लिया, ठीक है, 100 एक लिया तो 10, 0.9 से कट जाएगा, ठीक है। ये 0.9 वाला ज्यादा हो रहा था ना, नहीं ये डायरेक्ट कटेगा, 0.09 से डायरेक्ट कटेगा 7 टाइम्स, ठीक है, ये तो डायरेक्ट कटेगा 7 टाइम्स। तो 70 बनाने के लिए फिर अगर मैं इसे 70/44 लिख रहा हूँ, तो यहाँ 10 की पावर 2 लिखना होगा, 10 की पावर 2 आएगा, यहाँ 155 आएगा। हाँ अब क्लियर हो गया, वो थोड़ा सा हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है इस टाइप की, तो ये आना चाहिए लगभग 155 ग्राम, ठीक है। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे, बट अभी चेक हो गया है, वो आप थोड़ा सा खुद भी चेक करना कैलकुलेशन वाला पार्ट, बाकी फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। कैलकुलेशन का आप थोड़ा सा चेक कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड पे आके कराने में थोड़ा सा रहता है, स्पेस भी कम हो जाता है, एंड विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है इतने लंबे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विद 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज एंड डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो देखो इसमें भी कैलकुलेशन होगी, ये भी थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल टाइप ही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप कॉपी पेन लेकर बैठो और चेक करो कि कैलकुलेशन सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन वाले पार्ट में मिस्टेक हो जाती है कई बार, मुझसे भी, आपसे भी, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज को आपको देख के चलना है। एंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें डेल्टा टीवी निकालना है, डेल्टा टीवी वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला ही इसमें लग जाएगा, तो फिर ये भी समझ आ गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है वो सब लिखते हैं, चलो। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट दे दिया है कितना 1, एन सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1, ठीक है। और डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। बताओ चेक करके कि ये ठीक है या नहीं, ठीक है ना।
दो चीजें तो बताई दी है, नंबर ऑफ सॉल्यूट और डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम हमें मान लेना है कितना, 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर मान लेना है, ठीक है। ये पता चल गया सॉल्यूशन के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लो 1 लीटर, क्योंकि ग्राम पर ml में है और गिवन नहीं है तो हमें 1 लीटर मान लेना है, ठीक है, यानी 1000 ml मान लेना है, ठीक है। अब देखो दो चीजें हमें पता चल चुकी है, नंबर ऑफ मोल्स ये और ये हमने अपने पास से देख लिया है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, देखो ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है वैसे, C6H12O6 का मोलर मास कितना आएगा, देखो 6 × 12 72, 72 + 12 84 और 6 × 16 यानी कि 96, 96 + 84 कितना आना चाहिए, 180, ठीक है। तो 180 ग्राम आ जाएगा मोलर मास इसका, ठीक है। एम ऑफ दिस ग्लूकोज 180 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना आ गया, 180 ग्राम, ठीक है। गिवन मास हमें कुछ गिवन ऐसा है नहीं, उससे करना भी क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें मिल चुका है, ठीक है, और सॉल्यूशन का हमको पता है, तो बहुत सारी चीज हम खुद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो रो पता है, वी पता है, तो क्या निकल जाएगा, 1.2 × 1000 ml, 1000 × 1.2 करेंगे कितना आ गया, 1200। ये टोटल सॉल्यूशन का आ गया, ठीक है, ये टोटल सॉल्यूशन का आ गया क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1200 ग्राम्स, ठीक है। अभी हम ग्राम्स में ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, केजी में नहीं लेंगे, अभी हम सब कुछ ग्राम्स में लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो 180 × 1 करोगे तो यहां से इसका आ जाएगा, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कैसे होगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यही तो हमें निकालना है, तो ये कैसे आ जाएगा, मास इक्वल्स टू N × M, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 1 है और मोलर मास कितना आ रहा है, 180, तो ये कितना आ गया, 180 ग्राम। मैंने डायरेक्टली भी बता दिया था ऊपर 180 ग्राम आएगा क्योंकि वो 1 है, पर मैंने ऐसे भी बता दिया आपको पूरा खोल के ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ठीक है। तो ये तो आपका आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका आ गया क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ लिया ना आपने, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया 180 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा अब यहाँ से, ये तो आप बता दोगे। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो आप पढ़ चुके हो कंसंट्रेशन टर्म्स में भी, मोल कॉन्सेप्ट में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 180 कितना हो गया, 1020 ग्राम, ठीक है ना। ये तो बेसिकली सब्सट्रैक्ट कर दिया इसमें से, 1020 ग्राम आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करके 1.02 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.02, ठीक है ना। यहां पर 3 पॉइंट में ले लो, 1.02 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, 1 था, गिवन था, ये तो हमें पहले ही दे रखा ना, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो 1/1.02 कितना आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा। अब पूछा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा है ना मुझसे, डेल्टा टीबी, तो वो क्या हो जाएगा, 0.98 केबी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 0.98 केबी, क्योंकि केबी डॉट एम था, केबी डॉट एम था तो 0.98 केबी आ गया। अब इसमें चेक कर लो, तो ऑप्शन 4 आंसर होगा आपका, ठीक है। तो एक और बार इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं कैसे कैसे हमने किया है। तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगाना था, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी डॉट एम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन था और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन थी और वॉल्यूम हमने माना 1 लीटर, ठीक है। तो डेंसिटी और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया या वेट निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो अपने आप ही निकल जाता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, मोलर मास हमें पता था, तो उसका वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल लिया 180, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट करके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मोलैलिटी निकाली। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो 1/1.02 यानी 0.98, और ये निकल गया मोलैलिटी, तो बस फॉर्मूले में रख दिया 0.98 केबी, ठीक है।
इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन आ क्लोज्ड कंटेनर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। अब बताओ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो वेपर प्रेशर हमेशा आपका वो होता है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपराइज करता है, ठीक है, लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपराइज करेगा, ठीक है, ऐसे जैसे ये लिक्विड है आपका, ठीक है, प्रेशर तो यहां होगा, एग्जर्ट प्रेशर यहां एग्जर्ट होगा ना इस पे लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहली चीज तो ये है हमारी कि क्या ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, नहीं, वॉल्यूम तो कैसे भी चेंज कर दो, लिक्विड कितना भी उसमें डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ ये दो चीजों पे फर्क डालता है, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड, इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, नेचर ऑफ लिक्विड का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि लिक्विड कैसा है, क्योंकि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है, हर लिक्विड का क्या अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा वो, और वेपर प्रेशर दूसरा आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है ये ज्यादातर, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वेपराइजेशन बढ़ेगा या वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कम करोगे तो उस पर डिपेंड करेगा। तो सारी चीजें किसकी है, नेचर ऑफ लिक्विड की और टेम्परेचर की। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कंटेनर कितना भी बड़ा हो और लिक्विड कितना भी हो, वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे। तो इसका आंसर होना चाहिए या तो नेचर ऑफ लिक्विड पे या टेम्परेचर पे, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में टेम्परेचर आ रहा है तो वही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आ रहा था, मैंने आपको बताया ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव सही होता है, लेकिन वो सही कब होता है, जब एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। तो आपको कम से कम ये देखना है कि इसमें एक या दो ऑप्शन सही तो नहीं है। अगर एक या दो ऑप्शन सही है तो हम ऑल ऑफ द अबव लगा देते हैं, अगर तीसरे में हम श्योर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है कि सिर्फ इसी पे होगा और ये दोनों गलत हैं, तब तो फिर हम सही वाले पे ही आंसर लगाएंगे ना। तो वो वाली ट्रिक भी हर जगह नहीं चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ा ही होगा, वेपर प्रेशर के लिए आपने पढ़ा होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है, लेस हो जाता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। और इसमें और भी दो तीन चीजें होती है, जैसे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें होती है। और इसमें क्या डालते हैं हम, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्वेंट सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कौन सॉलिडिफाई होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होंगे, सॉल्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो द सॉल्यूशन हैज अ लोअर वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट, सही बात है, ये तो सही बात है कि सॉल्यूशन हैज अ लोअर वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, तभी तो उसमें डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। द सॉल्यूशन हैज अ हायर वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट, ये तो इसका उल्टा बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। एट द फ्रीजिंग पॉइंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये भी ठीक है। तो इसमें तो दो ऑप्शन ठीक है, तो या तो ये वन और मोर देन वन वाला है, क्योंकि एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ दो ऑप्शन सही है, ठीक है। एट द फ्रीजिंग पॉइंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, ये बिल्कुल सही बात है। एट द फ्रीजिंग पॉइंट ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, नहीं, सॉल्यूट क्यों होगा सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स तो ऊपर से लेयर बनाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, प्रिवेंट करता है वो वेपराइज होने से, ठीक है। तो इसमें दो ही चीजें होगी, एक तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट से, दूसरा जो आपका सॉलिडिफिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन। अब देखो 300 केल्विन प्रेशर पे हाईएस्ट वेपर प्रेशर, तो वो तो फिक्स रख दिया, वो तो हम जो भी ऑप्शन चेक करेंगे वो सब इसी के लिए करेंगे। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोअरिंग इफेक्ट, ठीक है, लोअरिंग इफेक्ट पे डिपेंड करेंगे ये सब। और उसमें भी अगर आप देखो तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम होगा, जिसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम होगा, यानी जो कम आयनाइज्ड होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर हाइयर किसका होगा, जिसका वांट ऑफ फैक्टर कम होगा। अब वांट ऑफ फैक्टर हमें इसमें चेक करना होगा
जिसका भी वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम होगा यानी उसका वेपर प्रेशर हाइयर होगा, ठीक है। अब देखो NaCl में ये Na+Cl में टूटेगा, Na+ एंड Cl नेगेटिव, तो इसका I क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। Na+Cl नेगेटिव ऐसे टूटता है ना NaCl, Na++Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा I = 2। इसमें I कितना होगा, कैल्शियम क्लोराइड Ca+2 + 2Cl नेगेटिव, तो कितना 3, ठीक है। AlCl3 में 4 हो जाएगा क्योंकि एक Al 3 Cl। ये देखो अब C12H22O11 सुक्रोज, ये तो टूटेगा ही नहीं, इसका तो I = 1 रहेगा, ठीक है। इसको तो डिसोसिएट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, सुक्रोज का। सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, सुक्रोज का, क्योंकि इसको डिसोसिएट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसका I सबसे कम आएगा और इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। आप उसी से याद रखो कि जिसका I सबसे कम आएगा, वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम होगा, उसका वेपर प्रेशर हाइयर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक या टेक्निक जो भी बोलो वो कह सकते हो आप, ठीक है। और ऐसी टेक्निक और ट्रिक को आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, आपका जो कलर दिया गया है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के लिए वो क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल पे जब हम करते हैं, ये हमारा जो विक्टर मेयर्स टेस्ट है, तो 1 डिग्री अल्कोहल पे क्या आता है, रेड कलर आता था। ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल पे क्या आता था आपका, ब्लू, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल पे क्या आता था, कलरलेस, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल पे रेड, 2 डिग्री अल्कोहल पे ब्लू, 3 डिग्री अल्कोहल पे कलरलेस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो यही पूछा ना हमसे ऑर्डर में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के लिए। तो देख लो इसमें कौन सा ऑर्डर होता है, ये वाला ही है शायद, फर्स्ट वाला रेड, ब्लू, हाँ, सेकेंडरी के लिए ब्लू, टर्शरी के लिए कलरलेस, तो यही होना चाहिए फिर फर्स्ट, ठीक है ना। ये टेस्ट का आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। वेक्टर मेयर्स टेस्ट का पढ़ लेना आप थोड़ा सा, कि रेड ब्लू कलरलेस आता है, और याद रख सकते हो, ऐसे तो इजी है। ऐसे और 1-2 टेस्ट है वो भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अमोंगेस्ट द फॉलोइंग अल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। अब देखो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये कहना चाह रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ये रिएक्ट कराने पर क्या होने वाला है, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अल्कोहल कौन सा वाला है, हम मान लो ROH कुछ ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो H पॉजिटिव है, इसके पास Cl नेगेटिव है, क्या है इसके पास, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो ये कैसा काम करेगा, वो H को निकालने का काम करेगा, और वहां पर फिर स्टेबिलिटी किसकी देखी जाएगी, पॉजिटिव आयन कहाँ ज्यादा स्टेबल है या कार्बोकटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल है। जैसे आप ऐसे लेके चलो CH3 CH2OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराओ HCl ZnCl2 से, ठीक है। तो यहाँ OH जाएगा, तब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मतलब रिएक्शन इस टाइप से होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, यहाँ पर 3 डिग्री में, ये जाएगा तब इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ 3 डिग्री एल्किल ग्रुप पे, यानी देखो इस पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस पे जो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। 3 डिग्री पे कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा होगा। अब हमें इसमें से बस ये देख लेना है कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन कहाँ हो रहा है, या बन रहा है नहीं बन रहा है, ये भी देखना है। 2 ब्यूटेनॉल, मैं सिंपली ड्रॉ कर रहा हूं, 2 ब्यूटेनॉल इस टाइप से होगा। तो यहाँ तो 2 डिग्री है, तो यहाँ पर नहीं होगा, 3 डिग्री ढूंढना है हमें। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 पे ऑल और मिथाइल भी 2 पे,
हाँ ये 3 डिग्री है, देखो ये 3 डिग्री है, यहाँ पर कार्बोकटाइन फॉर्म होगा और 3 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, तो ये आंसर होना चाहिए सेकंड वाला। और तो कहीं नहीं बन रहा है, ये भी चेक कर लीजिए। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, ये तो OH उस टाइप आएगा ना। 1 ब्यूटेनॉल ये फर्स्ट पे ही आ गया, तो फिर ये भी नहीं है, ये तो 1 डिग्री हो गया 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक ही 3 डिग्री आ रहा है और वही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोकटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है आपकी वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होती है, ये याद रखना है, ठीक है। SN1 SN2 आप पढ़ेंगे, E1 E2 पढ़ेंगे, तो 3 डिग्री जो कार्बोकटाइन होगा वो आपका हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में कहा गया है एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन एल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज ड्यू टू। अब ये पूछ रहे हैं ईथर और क्या कहते हैं अल्कोहल का लगभग लगभग सेम ही होता है। ईथर आपका कौन सा ROR वाला ग्रुप होता है, ठीक है ना, ROR ग्रुप, और एल्कोहल आपका ROH वाला होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इथेनॉल का, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है आपका C2H5OH, ठीक है। और ये देखो CH3O CH3, ये एक एल्कोहल है एक ईथर है, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो C2H6O C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें ये ज्यादा वॉलेटाइल क्यों होता है, ये ज्यादा वॉलेटाइल क्यों है, इसके बारे में बताओ। तो देखो सिंपल रीजन है, यहां पर क्या बन रहा है, देखो CH3 CH2OH में अगर आप देखो तो यहां पर मिलके क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन भी साथ में हाइड्रोजन भी साथ में है, तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ईथर के केस में ये चीज पॉसिबल है, नहीं, ईथर के केस में पॉसिबल है नहीं, ये डायरेक्टली इनसे थोड़ी जुड़ा है, तो कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो ये OH साथ में है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, इन तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा तो मतलब वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ईथर हैज मोर वोलेटाइल नेचर, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, अल्कोहल का ज्यादा है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये लेस वोलेटाइल होगा ईथर से, ठीक है। तो रीजन क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आप देखो अल्कोहल्स हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स, नहीं ईथर्स में थोड़ी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स, हाँ ये सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, दैट मींस उसका वोलेटाइल नेचर लेस हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट तो आपने पढ़ा ही होगा इस चैप्टर में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। HCl + ZnCl2 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ल्यूकास रिएजेंट जो है आपका प्रेसिपिटेट कैसे कैसे देता है वो भी अभी हम देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के लिए इसका एक टेस्ट होता है, ठीक है। विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टर देन एंड व्हाट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म भी बताना है और कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करेगा ये भी बताना है, ठीक है। हमने कोई अननोन अल्कोहल डाल दिया है, मतलब पता नहीं है वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, वो तो हमें पता करना है कि कौन सा अल्कोहल होगा, और दूसरी चीज कि कौन से मैकेनिज्म से है ये भी बताना है। सो देखो जब भी हम ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं यानी HCl + ZN2, तो उसमें क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या करेगा, प्रेसिपिटेट में बहुत टाइम लग जाएगा, तो लगभग ऑलमोस्ट हम नो प्रेसिपिटेट जैसा लिख देते हैं, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, जब ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं तो इसमें टाइम लगेगा कितना, 5 to 10 मिनट्स फॉर PPT फॉर्मेशन। PPT यानी प्रेसिपिटेट, ठीक है, मैं उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं PPT, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें फटाफट बन जाएगा, फास्ट फॉर्मेशन,
फास्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो एक चीज तो समझ आ रही है हमें इस सब में कि 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो अगर ये प्रेसिपिटेट सबसे फास्ट दे रहा है तो एक तो कंफर्म है कि टर्शरी होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी वाले ऑप्शन काट दो। तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन कौन से मैकेनिज्म से बनेगा? SN1 बनेगा कि SN2 बनेगा, ये भी तो बताना पड़ेगा। अब एज यू नो दैट 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है? SN1 में या SN2 में? ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जाहिर सी बात है SN1 में होगा, क्योंकि वहां कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगी। कार्बोकटाइन फॉर्मेशन कहाँ होती है? SN1 में। और SN1 में ऑर्डर क्या होता है रिएक्टिविटी का? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ये होता है ना, यही ऑर्डर होता है ना SN1 का। तो जाहिर सी बात है 3 डिग्री कहाँ स्टेबल बनेगा? SN1 पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड, टर्शरी अल्कोहल बाय SN1 मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। लुकास रिएजेंट में आपने पता कर लिया 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे फास्ट फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट, और 3 डिग्री कहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? SN1 में। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पढ़ते रहना है लुकास रिएजेंट। और सिर्फ लुकास रिएजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारे आपके हैं जो आप पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे कैटेलिस्ट हैं आपके, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन को तो मैं आपको बोल ही चुका हूं बार बार कि एक कॉपी बना लो और नेमिंग रिएक्शन को राइट करो पहले, और फिर उससे लर्न करो 2, 3, 4 दिन, 5 दिन उसको लगातार करते रहोगे तो आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम आ रहे हैं, अब थोड़ा सा आपको याद करने पे भी ध्यान देना होगा। और इनऑर्गेनिक को तो आप हल्के में लो ही मत, उसको तो आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो सीधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम भी होता जा रहा है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मीथेनॉल टू गिव। अब देखो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होगा ये आपका? मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं PHMgBr। ठीक है, रिएक्ट करेगा मीथेनॉल के साथ टू गिव अ मिक्सचर ऑफ, इसके साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पहली बात थोड़ा थोड़ा ग्रिग्नार्ड जैसी फीलिंग आ रही है ना, RMgBr लेते थे उसकी रिएक्शन करा देते थे, तो वैसा ही यहां पर भी होगा। देखो H पॉजिटिव है, यहाँ पर OCH3 नेगेटिव ग्रुप है, मिथॉक्सी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था हमेशा, जो एल्किल ग्रुप होता था वो मिलके क्या बना लेता था? RH। ठीक है, एल्केन बना लेता था, वो वाला हमने पढ़ा था। फिनाइल क्या होता है आपका? बेसिकली C6H5 होता है, और ये यहां से H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाएगा? C6H6 और बेंजीन, ठीक है, इसको बेंजीन भी बोलते हैं ना C6H6 को। प्लस इधर क्या बनेगा? MgBr को OCH3 से जोड़ दो, या MgOCH3Br, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, MgOCH3Br। जो भी बाकी बचा उन सबको ऐड कर दिया, सिंपल। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? बेंजीन। तो ठीक है, तो इसमें क्या क्या बन रहा है? अ मिक्सचर ऑफ एनिसोल एंड MgOHBr, नहीं, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन, हाँ बेंजीन बन रहा है, एंड MgO, ये Mi क्या है? मिथाइल, यानी CH3, तो ये सही है, OCH3Br। देखो तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, और कोई बनेगा ही नहीं इसमें। देख लो चाहे तो, मिक्सचर ऑफ टोल्यूइन थोड़ी बेंजीन बन रही है, मिक्सचर ऑफ फिनॉल यही काट दो। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बन रहा था, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgOCH3Br। ठीक है, तो इसको भी हमने कर लिया। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी देख रहे हो, अभी हम 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 11 क्वेश्चन 11 के 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये सब आपको समझ में आएगा कब? जब आप एक बार दे लोगे, जब आप एक बार एग्जाम दे लोगे ना जेईई मेंस का, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। फर्स्ट टाइम अगर आप दे रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपके लिए नई होने वाली है। ठीक है ना, और होता भी यही है कि मतलब जो फ्रेशर है या जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके साथ तो नई नई चीजें होती भी है। ठीक है, दूसरा मैं थोड़ा सा अपना इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ, वेदांतिक के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, द्वारका सेक्टर 7 दिल्ली। ठीक है, हमने जो स्टार्ट किया वेदांतिक, हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में इसको स्टार्ट करने वाले हैं। IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड और भी अदर एग्जाम्स के लिए हम आगे एक्सपेंड करने वाले हैं। देखो सबसे पहली चीज जो है हमारे लिए वो है अफोर्डेबिलिटी। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो चुका है कह सकते हैं, और बहुत ज्यादा इसमें मार्केट में लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी अफोर्डेबिलिटी पे वर्क नहीं कर रहा है।
कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, नो डाउट, बट अफोर्डेबल रेट में। अब जैसे कि आप सभी जानते हो, आप किस बैकग्राउंड से आते हो आपको पता है, ठीक है, कौन किस बैकग्राउंड से, दूसरे को आप नहीं जानते, कि जज भी नहीं कर सकते देखकर, लेकिन स्टूडेंट की सबकी प्रॉब्लम तो एक ही है, वो है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। ऑल दो आप अच्छे फैमिली से भी हैं तो भी आप चाहते हो कि एक अफोर्डेबल रेट में या फिर एक अच्छे पॉकेट प्राइस में हमको इंस्टीट्यूट मिल जाए जिसको हम लॉन्ग टाइम तक कर सके। कई बार होता है कि आप किसी ब्रांड में गए और वहां आपको समझ नहीं आया, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, तो आप छोड़ने से पहले भी ये सोचते हो कि रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, या और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके माइंड में आ जाती कि बहुत पैसा लग गया है। लेकिन उसी चीज को हमने देखते हुए किया है कि हम कम रेट में इंस्टीट्यूट लेवल की, मतलब बहुत हाई लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं आगे आगे जाके, ठीक है। तो ये अफोर्डेबल रहेगा। इसके प्राइस आप चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट्स पे जाके, हमारी वेबसाइट है vedantic.in, उस पर आप चेक कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन में अबाउट में आप जाओगे तो थोड़ा देख सकते हो वेबसाइट के बारे में, ठीक है। तो ये तो आप एक बार जरूर देखिए, और अगर नहीं भी है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन तो जुड़े ही रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है वेदांतिक जेई, इसके बाद हम वेदांतिक नीट एक और नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए होगा। अभी थोड़ा सा क्योंकि जेई के एग्जाम्स चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा जेई पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट हमारा नीट में भी आने वाला है। वेदांतिक नीट नेम से एक नया यूट्यूब चैनल चलेगा, उसमें हम नीट का जो भी सिलेबस होगा वो कवर करने वाले हैं, नीट एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियोस रहेगी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें लॉन्ग टर्म, ठीक है, आपको फायदा जरूर होगा। देखो आपको फ्री में बेटर एजुकेशन मिल रही है, इतने इतने क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, ये सब मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। मतलब आगे चल के आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने अपना टाइम अच्छी जगह स्पेंड किया, क्योंकि हो सकता है इनमें से या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ, या मेरे कराए हुए या किसी भी टीचर के कराए हुए आपको लगते हैं कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन उनकी वजह से आया, तो वो चीज आपको याद रहती है जिंदगी भर, तो वो चीज आपको रहेगी, ठीक है। और रही बात साथ चलने की, तो देखो साथ तो चलना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ चुके हो, यूट्यूब के थ्रू भी जुड़ चुके हो, तो थोड़ा सा टाइम दो, चीजों को होने में टाइम लगता है। आपको ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एक ही वीडियो देख ली और बस क्लियर हो गया, नहीं, तो सारी वीडियोस देखो। मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ चुके हो, आज क्रैश कोर्स की वीडियो देख रहे हो, तो डे 1 से लेके सारी वीडियोस देखो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें हमने और भी बहुत सारी चीजें कराई हुई है कवर। जैसे कि आप देखेंगे, आप 120 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप 120 क्वेश्चंस कीजिए ना, बहुत ही कम टाइम में आपका हो जाएगा। कोई भी वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की है नहीं, ठीक है। आपको डे 1 से भी स्टार्ट करोगे तो पिछली 7 वीडियो देखने में 7 आवर्स लगेंगे, 2 दिन में आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैं कहना चाहता था बस। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। So which of the following undergoes reaction with 50% sodium hydroxide solution to give corresponding alcohol and acid? अब देखो ये वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये थोड़े से, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बात की थी, नेमिंग रिएक्शन की, और देखो नेमिंग रिएक्शन आ भी गई है। नेमिंग रिएक्शन कौन सी? कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन आपकी आ भी गई। देखो अब आप देख रहे हो कितना इफेक्ट पड़ता है नेमिंग रिएक्शन याद करने का। जरूरी नहीं आपसे नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट पूछेगा, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड होगा। जैसे कल भी एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और बताना कमेंट करके कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां पर क्या करते थे हम, कंसंट्रेटेड NaOH लेते थे और रिएक्शन किससे कराते थे? बेंजल्डिहाइड। इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते थे, ठीक है, अल्कोहल भी और एसिड भी। एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी रिएक्शन होके यहां बन जाएगा CH2OH प्लस, ये नेमिंग रिएक्शन है आपकी, आप याद कर सकते हो वैसे भी, COOH, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट आपके बनते थे। देखो यहां पर क्या बन गया? अल्कोहल, यहां पर क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों चीजें हमारी फॉर्मेशन हो गई है, और सिर्फ 50% NaOH, इसको 50% NaOH लिख दो या कंसंट्रेटेड NaOH लिख दो, ठीक है। तो हमारा कौन सा वाला परफॉर्म करेगा? ये बेंजल्डिहाइड। तो इसमें देख लो बेंजल्डिहाइड कौन सा है,
एक ही ऑप्शन में था बेंजल्डिहाइड, वही हमारा करेगा। फिनॉल तो करेगा नहीं, इस पे CHO ग्रुप नहीं है, ठीक है। बेंजोइक एसिड ये COOH वाला होता है, मतलब फिनाइल के ऊपर COOH, इस पे भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है। ब्यूटेनल, ये तो ब्यूटेन हो गया लेकिन इसमें रिंग नहीं है, ठीक है, तो एक ही होगा बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स, मतलब डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं किसका, एल्कोहल्स का एल्कीन्स में, बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज, मतलब पहला स्टेप क्या होगा उसमें, इनिशियल स्टेप्स कौन से हैं, ठीक है। इनिशियल के अगर आप 1-2 स्टेप याद हो तो उन्हीं में से एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा इसका, अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल ले लिया मैंने कोई ROH, या फिर इसमें वो नहीं हो पाएगा, क्या कहते हैं, इमेजिन थोड़ा सा हम CH3 CH2OH इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा, क्योंकि फिर वो R में पता नहीं है कौन सा CH3 CH2 ले रहे हैं हम, तो यहाँ हमने प्रॉपर ले लिया CH3 CH2OH टू एल्कीन्स। अगर मुझे इसे एल्कीन में बदलना है, मान लो मुझे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन में बदलना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब ये OH निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, इस पे चार्ज आएगा, वो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ तो हम ले रहे हैं ना कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव है, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इसे खींचेगा, OH निगेटिव को, किसको खींचेगा, OH निगेटिव को। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि ये इधर चला जाए, तभी तो जाके एल्कीन बनेगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, OH इधर चला जाएगा H पॉजिटिव के पास, यानी प्रोटोनेशन करेगा। कौन करेगा, प्रोटोनेशन किन के बीच में हो रहा है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव के बीच में, ठीक है। तो प्रोटोनेशन किसका होगा, OH निगेटिव का, OH निगेटिव प्रोटोनेशन, ठीक है। अब देख लो इसमें प्रोटोनेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन वो तो बाद में है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर, हाँ एलिमिनेशन होगा, लेकिन वो कब हो रहा है, जब ये प्रोटोनेशन हो जाएगा तभी तो एलिमिनेशन होगा ना H2O का। H2O का एलिमिनेशन कब होगा, जब ये चला जाएगा, उससे पहले क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर नहीं, प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल, समझ गए। शुरू के 2 स्टेप क्या थे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड देन एलिमिनेशन ऑफ H2O, ये 2 शुरू के स्टेप थे। उसमें भी सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन को या रिएक्शन को टैकल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3 इनटू ऑल, पेंट 3 इनटू ऑल। अब इसका पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। पेंट 3 इनटू ऑल को चेंज करना है पेंट 3 टू ऑन को, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। ऐसे ही मैं बताऊंगा डायरेक्ट तो सही नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंट 3 इन यानी 1 2 3, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 पे OH ग्रुप, इसको चेंज करना है किसमें, C डबल बॉन्ड C 3 इन 2 ऑन, ठीक है, 3 इन और 2 पे क्या है ऑन, यानी कीटोन, ठीक है, यही होगा। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है इसको, बस मैंने ब्रांचिंग करके दिखा दिया है, ठीक है। इसको इसमें चेंज करना है, यानी अल्कोहल को चेंज किस में करना है, कीटोन में चेंज करना है। तो इसमें ये देखो, ये भी एक याद रखने वाली एक रिएक्शन है, ठीक है। Cr2O5 लेते थे, ठीक है, क्या लेते थे, क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसमें हम क्या लेते थे, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्रोमिक एनहाइड्राइड लेते थे हम इसमें, इसको चेंज करने के लिए किसको, अल्कोहल को कीटोन में। ये याद कर लेना आप, थोड़ा सा मतलब रिएजेंट वगैरह ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, रिएजेंट का, क्योंकि इसमें क्या अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स में एक तो ल्यूकियास रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड आप पढ़ ही रहे हो, मतलब हाइड्रोकार्बन से, और थोड़ा सा आपको रिएजेंट में इसके और भी 3-4 रिएजेंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, जैसे क्रोमिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देख लो, एसिडिक परमैग्नेट नहीं, पायरोडिनियम क्लोरोक्रोमेट नहीं, एक ही ऑप्शन है, क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड आपको लेना है, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, इसके बाद आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है CH3CH2OH गिव्स दिस एंड व्हेन वी रिएक्ट विद Mg दिस,
तो देखो इसमें हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं A B C D, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट A की वैल्यू लिखूंगा, फिर B की वैल्यू लिखूंगा, फिर C की वैल्यू लिखूंगा और फिर लास्ट में D, ठीक है। तो मैं चारों के प्रोडक्ट लिख दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा लास्ट में D क्या है, क्योंकि हमें D ही पूछा है। पर अगर आपसे मान लो A पूछता या B पूछ देता, तब वो भी तो चीज थी, ये देके D की वैल्यू देके B पूछ लेता। तो इसीलिए मैं आपको चारों के प्रोडक्ट बताऊंगा, ठीक है। पहला देखो, पहली रिएक्शन होगी CH3CH2OH प्लस गिव्स अस P+I2, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आयोडीनेशन हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH2I, ठीक है, एथिल आयोडाइड, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन Mg से करेंगे तो क्या होगा, Mg यहाँ पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ग्रिग्नार्ड वाली फीलिंग आ रही है होगी आपको Mg को देख के, बट वैसा नहीं है यहाँ, ठीक है। CH3CH2MgI, क्योंकि A क्या बना था, CH3CH2I। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे जब हम Mg से, तो यही बन जाएगा ना। अब इसकी रिएक्शन C के लिए क्या करा दो, HCHO से, HCHO से, इसको ऐसे लिखते हैं HCHO को, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, जो H पॉजिटिव है वो तो यहाँ जाएगा और ये बाकी सारा इसमें आ जाएगा। क्या होगा, जो H पॉजिटिव है वो इसमें आ जाएगा और CH3CH2 ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो CH3CH2 और कौन सा वाला ग्रुप, ये वाला CH2, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें आ गया और बाकी MgOHI वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, ये OH जो है ये इसमें आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। CH3CH2 हमें मेन क्या देखना है, ये वाला। लास्ट में हमें कहा है कि H2O से रिएक्ट कराओ, इसको रिएक्ट करा दो H2O से। तो इसमें क्या है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। हमारे को नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, D CH3CH2OH, ये बन जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा आपके पास, CH3CH2OH, ठीक है। शुरू से समझते हैं एक बार। यहाँ फर्स्ट वाले में तो इजी था, यहाँ पर सिर्फ आयोडीन आ जाएगा, CH3CH2I। अब A की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन Mg से कराएंगे तो यहाँ Mg आ जाएगा बस, और तो कुछ हो नहीं रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर लिया था। फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर यहाँ का जो CH2 ग्रुप है वो इसमें आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब प्रोपेन की रिएक्शन हम कराएंगे H2O से, तो H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो प्रोपेन की रिएक्शन जब हम OH निगेटिव इसमें अटैच कराएगा तो वो यहाँ क्या बना लेगा, प्रोपेन 1 अल्कोहल या N प्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ब्यूटेनल नहीं, 3 ही तो कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेनल कैसे, तो ब्यूटेनल वाले तो सारे काट दो, ब्यूटिल अल्कोहल नहीं, 2 है, प्रोपेनॉल या N प्रोपाइल अल्कोहल। तो देखो फिक्स्ड नहीं है तो हम इसको N प्रोपाइल अल्कोहल ही बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेन फिक्स नहीं है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं इसको, N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। वैसे अगर कुछ और नहीं दिया होता तो हम इसको प्रोपेनॉल भी बोल देते, अगर मान लो ये वाला ऑप्शन ना देके कोई और होता और प्रोपेनॉल होता तो हम प्रोपेनॉल भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी के साथ हमारे 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है केमिस्ट्री का। हमने 120 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, और 120 क्वेश्चंस कर लिए, कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए वो भी देखिए आप। लगभग हम 15 से ज्यादा चैप्टर्स अभी कंप्लीट कर चुके हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। 8 दिन में हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और भी 2 दिन बाकी हैं, उसमें हम और 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई थिंक कि ये आपका 2 दिन में और हो जाएगा, तो 150 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, और भी हम चीजें लेकर आएंगे इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। एंड तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।